dear students, this is Raghav Mishra and you are watching YouTube channel powered by the Brilliant Foundation. Students, इलेक्ट्रोस्टैटिक की क्लास कंटिन्यू करेंगे आज हम। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है, वेक्टर फॉर्म है तो वेक्टर फॉर्म में इसे कैसे लिखेंगे एंड सो ऑन। आज हम बातें करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल कैसे फॉलो करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड एक रिंग पर कैसे निकालेंगे, एक रिंग के पास एक पॉइंट चार्ज रखेंगे तो कैसा बिहेव करेगा। चलिए शुरू करते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। बहुत सारे चार्जेस हम एक साथ रख दें अलग अलग पोजीशन पे और एक किसी पॉइंट चार्ज पर हम देखेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर क्या है। तो उसके लिए हम क्या करें, एक डायग्राम ड्रॉ कर दें। पहले एक एक्सिस बना लें जिसके z, x और y ऐसा कुछ रख दें हम। अब हम एक पॉइंट चार्ज कंसिडर कर लें P, और पॉइंट P पर एक पॉइंट चार्ज है और यहाँ मान लो हम अलग अलग जगहों पे मान लो एक चार्ज हम यहाँ रख दें। बहुत सारे चार्जेस हैं, ये मान लो Q2 है, ये Q1 है और ये Qn है, यानी कि बहुत सारे चार्जेस हमने इसके आसपास रखे। हम क्या करेंगे, सारे के सारे चार्जेस के लिए पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दें। तो ये कुछ ऐसा, बहुत सारे चार्जेस और सारे चार्जेस के लिए अलग अलग पोजीशन वेक्टर्स। तो अब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, ई नेट इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 En, और सारे के सारे वेक्टर हैं। तो क्या करेंगे, दिस एडिशन विल फॉलो वेक्टर लॉ। इस एडिशन को हम कैसे जोड़ेंगे, वेक्टर एडिशन के थ्रू जोड़ेंगे। अब यहाँ से फॉर्मूला अगर हम लिखें सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ना है तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा K Q1 अपॉन में R1 का स्क्वायर। मान लेते हैं यहाँ पर E1 है तो ये R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है, ये R3 और ये R। सारे के सारे वेक्टर्स अलग अलग लिए तो E1 के लिए R1 का स्क्वायर प्लस K Q2 अपॉन में R2 स्क्वायर एंड सो ऑन K Qn अपॉन में Rn का स्क्वायर। अब आप देखो सारे के सारे वेक्टर सम करना है तो हम क्या करें, हमने पढ़ा हुआ है पहले ही, K बाहर करेंगे, K को हमने बाहर कर दिया और अब यहाँ से समेशन का साइन लगा दें। यहाँ लिखें I इक्वल्स टू 1 to n और यहाँ QI अपॉन में RI स्क्वायर डॉट R कैप और यहाँ I लिख दें। आप देखो कि हमने ये वेक्टर फॉर्म लिख दिया ई नेट का, ई नेट का वेक्टर फॉर्म हमारे पास आ गया। K कांस्टेंट है, Q1 के लिए R1, Q2 के लिए R2 एंड सो ऑन, और यहाँ R1 वेक्टर R2 वेक्टर रेस्पेक्टिवली हम जोड़ते जाएंगे। सारे के सारे एक साथ वेक्टर जुड़ जाए उसके लिए हमने क्या फॉर्मूला बना दिया, K समेशन QI अपॉन में RI का स्क्वायर डॉट RI वेक्टर। ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशन आ गई है। हमें बस एक बात यहाँ पर क्लियर करनी है कि दिस फॉलोज लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। कहीं से भी कोई भी चार्ज हम लेकर आए, कहीं से भी बहुत सारे चार्ज हम रखें और एक पॉइंट पर P पर हम एक टेस्ट चार्ज रखें, इस टेस्ट चार्ज पर सारे चार्जेस की वजह से अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक्सपीरियंस करेगा। इसे कॉपी करें आप। ओके, टाइम बचाने के लिए मैंने डायग्राम पहले ही बना लिया। ये क्या है कि एक रिंग पर हमने चार्ज दिया, मान लेते हैं Q चार्ज दिया। लेट Q बी द चार्ज यूनिफॉर्मली distributed over the ring। बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जेई के पर्पज से तो है ही। तो यहाँ पर क्या किया, Q चार्ज हमने दिया, ये Q चार्ज पूरी के पूरे रिंग पर डिस्ट्रीब्यूटेड है और P पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रखा है हमने। उस P पॉइंट पर इस पूरे रिंग पर जो चार्जेस हैं उसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नेट, वही हमें कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करें, एक पॉइंट यहाँ पर फिर से काट लें,
देखो एक्चुअली में कूलम्ब्स लॉ या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के जितने भी लॉज बने हैं वो सारे के सारे पॉइंट चार्ज, पॉइंट मास यानी कि पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ही वैलिड है। फिजिक्स में अधिकतर जितने भी लॉज बनते हैं वो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ही वैलिड होते हैं, लेकिन यहाँ तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है नहीं, यहाँ तो एक लीवा है, एक बड़ी सी रिंग है। तो हम क्या करें, यहाँ पर इस रिंग की वजह से देखो चार्ज, आप देखो कि यहाँ पर चार्ज है वो अलग फील्ड, यहाँ पर चार्ज है वो अलग फील्ड, यहाँ चार्ज वो अलग फील्ड, यहाँ चार्ज वो अलग फील्ड लगाएगा। इस तरह से क्या पता चला कि बहुत सारे चार्जेस हैं, ये पूरी की पूरी जो रिंग है ये इस पर अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका वेक्टर्स हम निकालना पड़ेगा। हम पहले पता तो करें कि इस पर से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ कितना रहा होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें इसे तो पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा, और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट तो है नहीं। तो हम क्या करें, इस पर एक पॉइंट चार्ज मानेंगे, कंसिडर करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से एक छोटा सा काटते हैं हम, इसे नाम देते हैं dq, और इसकी लेंथ हम मान लेते हैं dx है। छोटा सा एक बिल्कुल हिस्सा काट लिया जिससे हमने मान लिया कि वो एक पॉइंट चार्ज है। अब ये फिजिक्स के लॉ को ओबे करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन लिख सकते हैं। एक पॉइंट चार्ज यहाँ, एक टेस्ट चार्ज यहाँ, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब हमने निकाल लिया। अब हम क्या करें, इसकी वजह से जो फील्ड वहां पर है वो हम लिख लेते हैं कितना हो रहा है। तो E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला हमने पढ़ा है। इस फॉर्मूले के हिसाब से हम अगर चलें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इक्वल्स टू के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये डायरेक्शन के लिए लिख दिया मैंने, यही हो गई वहाँ पर फील्ड। अब आप ध्यान से देखो, इस डायग्राम को मैं उस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट को मैं यहाँ बना रहा हूँ फिर से। ये है पॉइंट P और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा है। ये है एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब हम इस डायरेक्शन को निकाल तो नहीं सकते, हम क्या करें, इसे रिजॉल्व करा लें। रिजोल्यूशन कराना हमें आता है, एक नीचे और एक, ये हो जाएगा आपको E cos थीटा और ये हो जाएगा E sin थीटा। ये क्लियर है आपको? चूंकि यहां पर थीटा, सो दिस एंगल ऑल्सो बी थीटा। आप देखो ये है x डिस्टेंस जो हमने यहां से लिया हुआ है, ये एंगल थीटा है हमारे लिए, तो वो भी थीटा होगा। और उस वजह से ये कंपोनेंट cos का है और ये कंपोनेंट sin का है। अब यहां से क्या होगा, हम अलग अलग कंपोनेंट को निकाल के उसको जोड़ सकते हैं। E cos थीटा, इसकी वजह से दो फोर्स रिजॉल्व हो गए, एक हो गया E cos थीटा और एक हो गया E sin थीटा। अब आप याद करो कूलम्ब्स लॉ का डेरिवेशन, जब हमने एक रिंग की वजह से किसी पर कूलम्बिक फोर्स कैलकुलेट किया था, हमने वहां क्या किया था, सारे के सारे जो वर्टिकल फोर्सेस थे उसको कैंसिल आउट किया था। यहां भी कुछ वैसा ही करेंगे हम। यहां पर इस पॉइंट की वजह से एक वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एक वर्टिकल फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो इस पॉइंट पर मान लो कोई टेस्ट चार्ज होगा, इसकी वजह से जो फोर्स यहां पर लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी, वो उसकी वजह से वर्टिकल कुछ ऐसा होगा ऊपर और हॉरिजॉन्टल ऐसा। आप देखो यही है ना, इस पॉइंट की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर, और उसके दो कंपोनेंट करेंगे तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, यही होगा। अब आप ध्यान से देखो, नीचे वाले वर्टिकल को ऊपर वाले वर्टिकल ने कैंसिल कर दिया, हेंस सारे के सारे वर्टिकल कंपोनेंट उसके कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ सारे के सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ही बचेंगे। ऊपर वाले के लिए एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, मैं ब्लैक से बना देता हूं, और सारे के सारे नीचे देखो आप, नीचे वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, और साथ ही साथ इसके दो कंपोनेंट बनाए हमने, एक बनाया वर्टिकल और एक बनाया हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल ब्लू वाला ऐड हो जाएगा और वर्टिकल देखो इस वर्टिकल से कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं इसे E1 नाम दूं तो यहां से ये हो जाएगा E2, और E2 के दो कंपोनेंट बने, एक ऊपर और एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। इस वर्टिकल E2 के वर्टिकल को E1 के वर्टिकल ने कैंसिल आउट कर दिया। इस तरह से सारे के सारे रिंग पर यहां से जो बनेगा उसका वर्टिकल होगा अंदर, यहां से जो बनेगा उसका वर्टिकल होगा बाहर। इस तरह करके सारे के सारे वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और सारे हॉरिजॉन्टल ऐड हो जाएंगे। तो हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को ही ऐड करें और साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड को ही ऐड करें। लिखेंगे हम, सिंस ऑल y कंपोनेंट
ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स will cancel each other, hence the net electric field would be due to x components only। यहां से मैं लिखूंगा ई नेट इक्वल्स टू के डी क्यू कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर और आर कैप। ये हो गया हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक के वजह से, यानी कि डी क्यू, जो हमने डी क्यू लिया था उसका सिर्फ कॉस कंपोनेंट ही लिया हमने, और उस कॉस कंपोनेंट को के साथ ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी उसको लिखा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह के जितने भी हैं यहाँ पर डी क्यू करके बहुत सारे डी क्यू होंगे, बहुत सारे पॉइंट होंगे वहाँ पर, तो उन सब की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसे हम क्या करें, यहाँ पे जोड़ दें, यानी कि इंटीग्रेट करते हैं। अब हमें इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा, तो आप इसे इतना कॉपी करें, फिर हम इसे आगे बढ़ाते हैं। ओके, ये डेरिवेशन मैंने यहाँ लिख दी है, अब इसे कंटिन्यू करेंगे हम। तो ई, यहाँ से हम क्या करें, ये ई नेट जो था, यहाँ हम ई नेट इंटीग्रेट करेंगे तो लिखेंगे, वैसे मैं यहाँ मुझे लिखना चाहिए डी ई लिखना चाहिए था, क्योंकि छोटे से डी क्यू के लिए छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ भी डी ई कर दें इक्वल्स टू इंटीग्रेशन के डी क्यू कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर और इनटू में आर कैप। यहां आप नोटिस करो आर जो है इसे मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने कुलाम्स लॉ में उस डिस्टेंस को कैलकुलेट किया था। तो ये आर, यहां से पाइथागोरस थ्योरम फिर से हम लगाएं तो आर एक्स और ए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहां से आर की वैल्यू अगर थीटा के टर्म में लिखें, सो वी विल राइट कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स अपॉन में आर, और आर इक्वल्स टू यहां से अगर हम लिखें तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां से इन दोनों वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करें तो दिस विल गिव ई नेट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन के डी क्यू इंटू एक्स अपॉन में, आप देखो नीचे आर स्क्वायर है, सो दिस विल, ये स्क्वायर रूट जो है यहाँ पर वो कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर से, सो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इनटू में एक्स बाय आर। ये जो कॉस है, कॉस थीटा को मैं सेपरेट लिख रहा हूं एक्स बाय आर, और आर की जगह पे हम क्या लिख दें, ये वैल्यू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। काफ़ी आसान कैलकुलेशन है, इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसे मैं फिलहाल रब कर देता हूं, और अब ई नेट इक्वल्स टू के बाहर अपॉन में ये सारे के सारे डिस्टेंस बाहर। अच्छा चलो, मैं बाहर अभी ना करके इसे मैं ऐसे लिखता हूं डी क्यू एक्स डी क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। आप नोटिस करो इस रिंग को, एक्स डिस्टेंस अभी हमने फिक्स किया हुआ है पी पॉइंट के लिए, तो ये डिस्टेंस तो घटेगा और बढ़ेगा नहीं। यहां पर एक चार्ज यहां है, उसके बगल में एक चार्ज, इस तरह करते करते पूरे के पूरे रिंग पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यहां पर हमें रिंग को इंटीग्रेट करना है। रिंग को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करें, तो देखो आप यहां पर कि ये जो रिंग है इस पर इस डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर जगह पर उस पर आर जो है वो वेरी नहीं करेगा। क्यों वेरी नहीं करेगा, क्योंकि एक्स और ए दोनों वेरी नहीं कर रहे। एक्स फिक्स डिस्टेंस है, एक्स एक फिक्स डिस्टेंस है, यहाँ से डिस्टेंस हर जगह से डिस्टेंस बराबर होगी, तो ये रिंग पर एक्स कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। सो दिस विल बिकम अ क्लोज इंटीग्रल, और यहाँ पर जो वेरी करेगी जो चीज़ वो होगी सिर्फ चार्ज अलग अलग पोजीशन पर वेरी कर रही है। वो भी वेरी क्या कर रही है, डी क्यू करके बहुत सारे चार्जेस को जोड़ना है, दैट्स ऑल, क्योंकि सारे के सारे डिस्टेंस कांस्टेंट है। इसलिए यहां पर हम क्या करें, इन सब चीजों को बाहर निकालेंगे। दिस गिव ई नेट इक्वल्स टू के अपॉन में, या के एक्स लिख दें हम इसे, और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 इंटीग्रेशन डी क्यू। और यहाँ से सबको पता है यहाँ से क्या रिलेशन आ जाएगा, ई नेट इक्वल्स टू के
क्यू एक्स, क्योंकि डी क्यू करके जोड़ा तो ओवरऑल चार्ज जो है वही निकल के आएगा, और हमने पहले ही माना है कि ओवरऑल चार्ज है कैपिटल क्यू, और दिस विल गिव एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। क्या हो रहा है 3/2। ये हमारा फाइनल ई नेट आ गया, ये आ गई हमारी ई नेट की वैल्यू। अब आप इसे कॉपी करें और अब हम एक चीज़ डिस्कस करते हैं। यहाँ आप आसानी से देख सकते हैं कि a जो है वो बहुत छोटा है x के कंपैरिजन में, या x होगा बहुत छोटा a के कंपैरिजन में, वो हम बारी बारी वेरी करा सकते हैं कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम वैल्यू होगी, कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू होगी। यहाँ से हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि जब हम x को 0 करें, यानी कि इस पॉइंट चार्ज को उठा के हम यहाँ ले आए इस रिंग के बिल्कुल ठीक बीच में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी। तो आप देख सकते हो x की वैल्यू यहाँ 0 और यहाँ 0, सो हेंस द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल्स टू 0, E इक्वल टू या E नेट इक्वल टू 0। अब इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हम बढ़ा दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि ऑलमोस्ट हम इन्फिनिटी पे मान सकते हैं जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज ही खत्म हो जाए वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0। लेकिन हम निकालें कि इलेक्ट्रिक फील्ड x के किस डिस्टेंस पर, कितनी दूर हम लेके जाए पॉइंट चार्ज को उस रिंग से कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम हो। What is the distance at which electric field intensity will be maximum for this ring at that particular test charge? इसको निकालने के लिए हमें इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ, पहले आप इसे कॉपी करें। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये ई नेट की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है थोड़ा बहुत, जो 11th में हमने इस्तेमाल किया है। 12th में अभी मैथ्स में डिफरेंशिएशन आना बाकी है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये एक चैप्टर है आपके पास। उस चैप्टर में हमें बताया जाएगा कि डेरिवेटिव कब मैक्सिमम और कब मिनिमम वैल्यू देती है, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। आप देखो मैं एक कर्व ड्रॉ कर रहा हूं, साइन थीटा का कर्व है ये, तो ये और नीचे मैं थोड़ा बढ़ा देता हूं इसे, ये दीज टू आर मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ दिस साइन कर्व, साइनोसॉइडल कर्व कहते हैं इसे। ये वैल्यू है 1 और ये वैल्यू है -1। आप देखो कि यहाँ से थीटा की वैल्यू बढ़ते 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 यहाँ चली गई, और ये वैल्यू क्या हो गई 90, ये 90 का एंगल हो गया। ये स्लोप अगर यहाँ से निकालें तो ये स्लोप यहाँ पर 90 है और यहाँ पर ये स्लोप है 270। ठीक है, अब आप देखो यहाँ कि ये जो टेंजेंट हमने यहाँ ड्रॉ किया, ये टेंजेंट बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और यही ये पॉइंट है जहाँ ये मैक्सिमा वैल्यू देगा और ये मिनिमा वैल्यू देगा। मैक्सिमा और मिनिमा का केस यही होता है। जब हम इसका स्लोप ड्रॉ करें, जब हम इसका स्लोप ड्रॉ करें और वो स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, कर्व के हिसाब से हम ऐसा समझेंगे। इस स्लोप को ही dy/dx कहते हैं, और यही स्लोप अगर 0 वैल्यू दे दे उस केस पर जो कर्व है वो मैक्सिमा शो करता है। यह बात हमेशा याद रखना आप, जब भी हम कोई किसी कर्व का की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना चाहें उस केस में हमें कर्व को डिफरेंशिएट करना पड़ता है। जिस पॉइंट पर भी x और y की जिस पॉइंट पर भी वो वैल्यू 0 हो जाए डिफरेंशिएशन की, यानी कि dy/dx की, उस पॉइंट पर वो कर्व मैक्सिमम वैल्यू देता है। ये बात आप हमेशा याद रखना। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये x के साथ वेरी कर रहा है, यानी कि ये एक कर्व बनाएगा। आप देख लो यहाँ पर x² का टर्म आता है, तो जब भी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का टर्म आता है वहां पर एक कर्व बनता है, और उस कर्व पे हमें देखना है कि कहां पर मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ई नेट को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ई नेट जो कि वेरी कर रहा है x के साथ साथ, तो हम उसे डिफरेंशिएट करें और निकालेंगे dE/dx, dE/dx ये निकालना है हमें। और विल, या लिख दूं मैं, विल बी मैक्सिमम एट dE/dx इक्वल टू 0। यहां पर x की वैल्यू वो निकल के आएगी जिस वैल्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो हम यहां से लिखते हैं d/dx, k को मैं लिखता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q, और इंटू में x अपॉन में x² प्लस a² 3/2 इक्वल टू 0। ये वैल्यू आनी चाहिए।
ये आपको यहाँ से दो चीज़ें क्लियर करनी है। पहला कि जितने भी कांस्टेंट हैं उन सब का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, हेंस दे विल बी एमिटेड, उन्हें हटा दे सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमें जीरो होता है। साथ ही साथ यहाँ आप देखो एक टर्म न्यूमरेटर में और एक टर्म डिनोमिनेटर में, ये आपको डिफरेंशिएशन याद होगा डी ऑफ यू बाय वी अपॉन में डी एक्स, ये करना है एक्चुअली में हमें। यू बाय वी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वी डी यू बाय डी एक्स माइनस यू डी वी बाय डी एक्स अपॉन में वी स्क्वायर। जिसे याद ना हो मैंने लिख दिया है। ये डिफरेंशिएशन हमें यहाँ पर करना है और इसकी वैल्यू निकालनी है। आप 2 मिनट लो और खुद से ट्राई करो इसे, तब मैं इसे करके दूंगा। वीडियो को पॉज करें और इसे सॉल्व करें। ओके, इस डेरिवेशन को सॉल्व करें हम। तो ये कांस्टेंट हम इसकी वैल्यू जीरो कर देंगे क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। अब यहाँ से हम डिफरेंशिएट करेंगे इसे u बाय v के टर्म में, तो मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v इक्वल टू जीरो और अपॉन में v का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 और इसका स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा और ये वैल्यू हमारे पास आने वाली है। देखो dx बाई डी एक्स 1 होता है, सो दिस विल रिमेन सेम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस एक्स इंटू, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, चेन रूल लगाएंगे हम। तो फर्स्ट वी विल डिफ्रेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंड देन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। चेन रूल हमने पहले से पढ़ रखा है। सो दिस विल बिकम 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2 और इनटू में 2x इक्वल टू 0। ये पूरा का पूरा पार्ट उधर गया, 0 हुआ। दिस विल गिव अस, यहाँ से आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट, ये दोनों पार्ट इसमें से कॉमन ले लें इन दोनों में से। सो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। यहाँ से 1/2 वाला पार्ट कॉमन लिया तो 1 यहाँ पर रेसिड्यू बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या क्या कॉमन बचा, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर और 3, तो 3x स्क्वायर यहाँ बच गया। आसान सा डिफरेंशिएशन है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम क्या करें, अब यहाँ देखो आप दो टर्म है, दो टर्म के मल्टीप्लीकेशन 0 है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक टर्म 0 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर कैन नेवर बी 0। क्यों 0 नहीं होगा बताओ, x कैन बी 0, x तो 0 हो सकता है, लेकिन a जो कि रेडियस ऑफ सर्कल है, क्या कभी वो 0 होगा? नहीं। अगर रेडियस ऑफ सर्कल ही 0 हो गया, यानी कि रेडियस ऑफ रिंग ही 0 हो गया, इसका मतलब रिंग है ही नहीं, तब तो कॉन्सेप्ट ही खत्म। तब तो पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट पिछले वाला जो हमने लगाया था वही लगाएंगे। तो यहाँ रिंग के लिए कर रहे हैं, सो a कैन नेवर बी 0, तो लिखेंगे हम सिंस x कैन बी 0 एंड a कैन never be 0, hence x square plus a square की पावर 1/2 does not equal to 0। इसलिए ये 0 के बराबर, x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से इसे हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, दिस विल गिव अस x इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन में √2। आसान है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ये वैल्यू है हमारे पास x इक्वल्स टू a बाय √2 और x इक्वल्स टू माइनस a बाय √2, हैंस E net will be maximum at x इक्वल्स टू प्लस माइनस a बाय √2। यही वो पॉइंट है जहाँ की E net की वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है, चाहे वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो। अब नेगेटिव पॉजिटिव थोड़ा आप समझ लें कि अगर एक रिंग है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से इस तरफ मान लो फील्ड की डायरेक्शन है, तो इस तरफ फील्ड की डायरेक्शन है, तो इधर क्या होगा, उस तरफ बाहर की तरफ। ये फील्ड की डायरेक्शन इधर, तो इधर से फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ। तो हम क्या करें, पैसिव साइन कन्वेंशन के हिसाब से हम एक डायरेक्शन को प्लस मान सकते हैं। सो दिस इज कंसिडर्ड एज प्लस, ऑब्वियसली दिस इज माइनस। तो एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लस लेंगे और एक तरफ माइनस लेंगे, तभी हम a बाय √2 और माइनस a बाय √2 को प्लांट कर पाएंगे उस लाइन पर। तो एक रिंग के इस तरफ प्लस a बाय √2 आना चाहिए और इस तरफ माइनस a बाय √2 होना चाहिए। दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू, जहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम है, राइट साइड यानी कि पॉजिटिव साइड में भी और लेफ्ट साइड यानी कि नेगेटिव साइड में भी। आप इतना कॉपी करें तब हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं।
ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की अब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है हमें कहाँ पर, x इक्वल्स टू प्लस माइनस एट x इक्वल्स टू प्लस माइनस a/√2 पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है कि एक्चुअली में वहाँ पर वैल्यू है कितनी। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन निकाला है k QX, कैपिटल Q कर देना चाहिए, अपॉन में x² प्लस a² की पावर 3/2, इस पर हम दोनों वैल्यू डालकर निकालें तो हम प्लस की वैल्यू डालकर कैलकुलेट कर लेते हैं पहले की कितनी वैल्यू आनी है। सो एट x इक्वल्स टू a/√2, ये वैल्यू आप यहाँ रखोगे। सो दिस विल गिव अस E नेट इक्वल्स टू k Q इंटू a/√2 अपॉन में यहाँ x की जगह पर a/√2 रखेंगे, दिस विल गिव अस a²/2 और प्लस a² की पावर 3/2 इक्वल टू k Q a/√2 अपॉन में, इसे सॉल्व करने पे क्या मिलेगा हमें, 3a²/2 और की पावर 3/2। यहां से आप देखो इसे सॉल्व करने का तरीका, क्यूब कर लेते हैं पहले और फिर रूट ले लेंगे उसका। रूट लेंगे तो क्या होगा, रूट में हमें पता है कि पेयर में से एक को बाहर निकालना होता है। इस चीज को आप जब सॉल्व करोगे सो दिस विल बिकम 2 क्यूब, इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, और उसका जब स्क्वायर रूट लोगे तो 2 में से एक बाहर आ जाएंगे, k Q a/√2। इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, पहले क्यूब करें फिर रूट लें। तो क्यूब पहले सबके कर देते हैं, 3 क्यूब इंटू a की पावर 6 अपॉन में 2 क्यूब, और अब इसका रूट ले लो। सो दिस विल बिकम, ये कैलकुलेशन आप एक बार करके देखना, आपको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने a² किया और a की पावर 6 है तो a की पावर 3 बाहर किया। मैंने इसे, मुझे a से a कैंसिल आउट करना है, इसलिए मैंने इसे सेपरेट करके लिखा है। नाउ √2 से √2 कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, और दिस विल बिकम E नेट इक्वल्स टू, ये 2 ऊपर कर देंगे, 2kq अपॉन में 3√3a²। ये आ गया हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E नेट। x की कितनी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, दिस, यही हो सकती है। और ये कहाँ होगी, दोनों साइड में होगी। अब उसका कर्व ड्रॉ करेंगे हम, कि ग्राफ ड्रॉ करेंगे, बताएंगे कहाँ पर मैक्सिमम कहाँ मिनिमम, ये कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है, कैसे हो रहा है। प्लीज कॉपी करें। तो रिजल्ट हमारे पास ये आ गया। अब हम उस कर्व को बनाने के लिए रिंग को यूज करते हैं। तो मैं इस रिंग को यहाँ से अभी फिलहाल डिलीट करता हूँ, आई मीन इरेज करता हूँ। ये टेक्नोलॉजी की भाषा यूज करते हैं हम, डिलीट, कट, कॉपी। तो रिंग मैंने यहाँ बनाया, अब इससे एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका एक्सिस आ गया और ये है a, ये हो गया आपके पास प्लस इन्फिनिटी और ये हो गया आपके पास माइनस इन्फिनिटी। अब जहाँ जहाँ जैसा जैसा डिस्टेंस वैसे वैसे वैल्यू हम प्लॉट करते जाते हैं। हमें पता है कि प्लस माइनस a/√2 ये x की वैल्यू आनी चाहिए, और यहाँ पर वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम होगी, यानी कि कर्व की वैल्यू पीक पर होगी। अभी हमने साइन का कर्व देखा, उसमें ये पॉइंट पर पीक वैल्यू होती है। जहाँ कर्व टर्न हो रहा होता है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है, वहाँ पर डिफरेंशिएशन यानी कि उस कर्व की टेंजेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो हम वो कर्व भी बनाएंगे वैसा ही। तो हम क्या करें, मैं फिलहाल इसे इरेज करता हूँ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है ई नेट की। यहाँ पर जहाँ की x इक्वल्स टू 0 है, यही डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कम होते होते कहाँ चला आया, सेंटर पे। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की 0। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते बढ़ते यहाँ ये पॉइंट हम नाम दे देते हैं, दिस इज a/√2। यही x की वैल्यू मैक्सिमम है, और यहाँ पर कर्व आके मैक्सिमम हुआ और फिर ये मिनिमम होके पैरेलल चला जाएगा। पैरेलल इस तरह से जाता है ताकि इन्फिनिटी पे 0 हो जाना चाहिए। अब मैंने आपको पहले बताया कि रिंग की पॉजिटिव डायरेक्शन एक तरफ और एक तरफ नेगेटिव डायरेक्शन मानेंगे, क्योंकि एक तरफ एक वक्त में एक
ही डायरेक्शन में पॉजिटिव मान सकते हैं हम। तो अगर रिंग की पॉजिटिव डायरेक्शन हमने ये मानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इस तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगी तो किधर चलेगी, नेगेटिव चलेगी। हेंस वी विल प्लॉट -a/√2 इन दिस डायरेक्शन, और वो कुछ ऐसा बनेगा आपको, और ये पॉइंट आपके पास आ जाएगी निकल के -a/√2, और ये हो गया हमारे पास E मिनिमम, या मैक्स लिख दें यहाँ पे हम, और E मैक्स। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्व, एक साइनोसॉइडल कर्व की तरह दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम है और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम है, इसलिए इसको हम मिनिमा कहते हैं और इसे कहते हैं मैक्सिमा। ये हम खूब इसके बारे में बात करेंगे जब हम मैक्सिमा मिनिमा यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ेंगे मैथ्स में। ये आप ग्राफ कॉपी करें और इसे समझें। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस टॉपिक पर इस लाइन में डाउट है, मैं उस लाइन को दोबारा अगली वीडियो में रिपीट करूंगा। इसके साथ हम आज का ये लेक्चर रैप अप कर रहे हैं और हम अगले लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे कि लाइन चार्ज है, एक लाइन है उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड किया है, वो लाइन फाइनाइट है और इनफाइनाइट है, उन दोनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ एक पॉइंट चार्ज पर क्या बिहेव करेगा, ये सारी बातें हम करेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह से निकलती हैं, कैसे उनका ग्राफ बनता है वगैरह वगैरह। बने रहिए चैनल पे, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।